टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स हम लोग देख चुके थे, है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं तो इसका हम लोग क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं यस प्रिमिटिव, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स यानी बैक्टीरियल सेल्स, उनका हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। तो इनको ना इनके शेप एंड साइज को डिवाइड करने का एक डेफिनेट पैटर्न है। ठीक है, और उसका एक बेसिस है, रेफरेंस है। और रेफरेंस क्या है, कहते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इनके शेप के आधार पे, और लगभग 4 डेफिनेट शेप होते हैं इनके, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पर अब लोग इसको काफी सिस्टमेटिक कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया दे आर क्लासिफाइड एज। और एक चीज देखिए, इसमें इनका शेप जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इनके क्लासिफिकेशन का आधार बन गया है कि नहीं। और अब हम लोग प्रोकैरियोटिक्स या बैक्टीरिया इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जांपल पे देखें जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑल सच सेल्स आर बैक्टीरिया। ठीक, तो इन्हें क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप में। पहला कहलाता है बैसिलस, ये आप जानते हैं बैसिलस। दूसरा कहलाता है कोकस। कोकस वर्ड इंग्लिश में भी काफी यूज होता है, डोंट मेक कोकस ना, एक जगह इकट्ठे नहीं रहो, लाइक दैट। देन है विब्रियो, एंड देन स्पाइरिला। ये 4 टाइप के बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। बैसिलस अगर बोला गया तो शेप, इनका शेप होता है रॉड शेप। ठीक है, कैसा होगा, लाइक दिस। अब हम लोग को बैक्टीरिया जब दिखाना होता है इस तरह से क्यों दिखाते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जब हम लोग इसके सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे देन इट विल बी मोर क्लैरिफाइड। कोकस, ये होंगे स्फेरिकल शेप, ये है स्फेरिकल शेप। अब देखिए ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंगल स्फेयर्ड, ये कहलाएंगे मोनोकोकस। अगर डबल स्पेयर्ड हुए ये कहलाएंगे डिप्लोकोकस, एटसेट्रा। इस तरीके से, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन उतना हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी नहीं देखना है, बस ये जान के रखें अगर स्फेरिकल शेप है देन दे विल बी कॉल्ड एज कोकस। ठीक है, विब्रियो ये होता है कॉमा शेप, ऐसे, दिस इज हाउ दे लुक। और स्पाइरिला ये होते हैं स्पाइरल शेप। कैसा स्पाइरल शेप होगा, जैसे आपका जो कॉपी मिला होगा उसमें हाँ रिंग्स लगे हुए हैं, दैट इज स्पाइरल, उस तरह का शेप, लाइक दिस, लहरीदार। तो आपको मोरलेस लगेगा अरे ये तो रॉड शेप है, वही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर ये है ना इसी तरह से अपने नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मूवमेंट के दौरान अपना अलग शेप बदले, लेकिन फिर जब स्थिर होगा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ड्रॉ कीजिए। दिस आर द शेप्स एंड दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। यहां से हम लोग प्रोकैरियोट्स में एंटर कर रहे हैं।
अब देखिए बहुत सारे रॉड शेप ना ऐसे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। मेनी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया look like this also. चलिए अब हम लोग जानना चाहेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो बैसिलस के एग्जाम्पल में अभी तो एक एक ही मतलब सबका एग्जाम्पल रखे। इसमें आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, शॉर्ट में इन्हें LAB कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका यूज जानते हैं क्या है, या इनका इंपॉर्टेंस, हर एक के साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड है। यस, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज एक प्रकार का शुगर है ना, जो मिल्क में पाया जाता है, बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो मिल्क पीते के साथ उनको क्या होता है, रनिंग स्टमक हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, यानी उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगता है। तो बेसिक उसका कारण क्या है, लैक्टोज। अब लैक्टोज को हटाए कैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कर्डलिंग कर देते हैं। कर्डलिंग के दौरान क्या होता है, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इस लैक्टोज को ये यूज करता है फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स एनर्जी जनरेशन। तो मिल्क में से क्या किया, लैक्टोज हटा दिया, बचेगा जो, उस प्रोटीन को, मिल्क का जो प्रोटीन है उसको लिए दिए प्रेसिपिटेट करा देता है, और वही है कर्ड, वही है दही, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऐसे लोगों को भी मिल्क प्रोडक्ट खाने लायक बना देता है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। नाउ कोकस, इसके एग्जाम्पल में हम लोग एक रखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, PNEUMONAE, न्यूमोनी, ठीक है। न्यूमोना क्या स्पेलिंग, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट रहता है, PNEUMONAE, न्यूमोनी। तो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करता होगा, it causes pneumonia in the animals। जिसमें लंग्स होगा उसी में ना इन्फेक्शन फैलाएगा। न्यूमो मतलब होता है लंग्स, निमोनिया यानी इन्फ्लामेशन या फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द लंग्स, दिस इज द डिजीज। अब वो इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्टिव न्यूमोनिया हो गया। तो इन्फेक्टिव न्यूमोनिया का बहुत कॉमन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल में आ रहा है, कोकस के, राइट। अब है विब्रियो, इसके एग्जाम्पल में है विब्रियो कॉलेरी। फिर नाम से क्लियर हो रहा है ये क्या करता है, इट कॉजेस कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा एक तरह का मतलब क्या कहते हैं, एक्सेसिव वाटरी स्टूल डिस्चार्ज डिजीज है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस होता है और वो वाटर बॉडी में से निकल के कहाँ आ जाता है, इंटेस्टाइन में। और ओवरलोडेड इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर शेड करने लगता है क्योंकि उसमें काफी प्रेशर होता है। और अगर इसका सही समय से ट्रीटमेंट नहीं हो तो इसका इफेक्ट आने के बाद, मतलब रनिंग स्टमक होने के बाद, है ना, फिकल मैटर डिस्चार्ज होने के बाद, अगर 3 घंटे के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो तो पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि एक्सट्रीमली डिहाइड्रेट हो जाता है और बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर निकल जाने के बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमारे बॉडी में वाटर का रिजर्वायर कौन है, जहां हमें वाटर का जरूरत पड़ता है, कौन पहुंचाता है, इट इज द ब्लड, ठीक है। हम जब पानी पीते हैं
वो पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा? ब्लड में। और फिर जिन सेल्स को उसकी आवश्यकता है, इट विल बी डिलीवर्ड टू इट। अगर एक्स्ट्रा हो गया, इट विल पास आउट थ्रू द यूरिन। ठीक। अब है क्या, अगर ब्लड में से मतलब बॉडी से वाटर ड्रॉ हो रहा है, तो वाटर कहां से ड्रॉ होगा एक्चुअली में? ब्लड में से। तो ब्लड क्या होगा? ड्राई होने लगेगा, इसका वॉल्यूम घटने लगेगा। तो हार्ट को पंप करने के लिए एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड चाहिए। अगर वो नहीं सप्लाई होगा तो हार्ट खुद कमजोर पड़ जाएगा एंड इट विल stop working. So you can imagine what can happen. So this is also pretty dangerous bacteria if it is causing the disease. Now the spirilla, इसके एग्जाम्पल में है हेलिकोबैक्टर स्पाइरिला। ये जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है, ये कॉज करता है इन्फेक्टिव स्टोमक अल्सर, जिसे इस स्टोमक अल्सर का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक अल्सर। स्टोमक या गैस्ट्रिक एक ही है, समझ में आ रहा है? अल्सर मतलब क्या होता है? वुंड। वुंड स्पेशली ऐसे वुंड जो बॉडी के इनर पार्ट्स में हो रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, उन्हें हम लोग अल्सर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है ये, और ये ऐसा बैक्टीरिया है, हमारे स्टमक के अंदर क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये उस एसिड में स्ट्राइव करता है, उस एसिड में सर्वाइव कर सकता है। सो ये इन्फेक्टिव स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, और वहाँ इरिटेशन होगा, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आएगा, वो वुंड अगर एक्सपोज हो गया तो वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो पर ये काफी सेंसिटिव बैक्टीरिया है, अच्छे खासे डोज ऑफ एंटीबायोटिक से बहुत तेजी से ये डिस्टर्पियर हो जाते हैं और जो पेशेंट है उसको रिलीफ मिलता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनको आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग जानना चाहेंगे, बैक्टीरिया को तो हम लोग क्लासिफाई कर लिए, अब इनका स्ट्रक्चर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स दैट वी कैन सी इन अ बैक्टीरिया। तो देखिए, जब हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी या थोड़ा बहुत कंपैरिजन शुरू किए थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, तो याद कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? इसका बाउंड्री, है ना, और बाउंड्री में क्या पाते हैं कि इसके पास तीन तीन बाउंड्री है। एंड व्हाई दिस बाउंड्री आर? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी दुनिया से, बाहर के डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना, अनस्टेबलाइजिंग फोर्सेस से इसके साइटोप्लाज्म को सुरक्षित रखने के लिए इसके पास बाउंड्री है। अब आप बता सकते हैं कितने बाउंड्री थे बैक्टीरिया के लिए? तीन। कौन कौन से? सीक्वेंस में, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, कोई एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। चलिए अंदर से बाहर की तरफ चलें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद कैप्सूल, और बाहर से अंदर की तरफ आए तो पहले आ जाएगा कैप्सूल, है ना, उसके बाद सेल वॉल, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया। ये है कैप्सूल,
ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, बाउंड्रीज ऑफ द बैक्टीरिया। इसके बाद आपको यहां देखने को मिल रहा है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लाइनिंग है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला लाइनिंग अंदर के तरफ कहीं कहीं फोल्डेड है ना। ये है इनर फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, को शॉर्ट में पीएम लिखते हैं, बहुत लंबा पड़ रहा है। सो इट इज इनर फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके लिए एक नाम है कॉल्ड मेसोसोम, ठीक है। अब ये जो तीनों बाउंड्री है, इन तीनों बाउंड्री के अंदर कौन विराजमान है, तो दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। यह है इसका साइटोप्लाज्म। अब यहीं पे देखिए हम क्या किए, जहां से शुरू किए ऐसे ऐसे घुमाते हुए वहीं आके एंड किए। इसके पीछे एक रीजन है, ये तो अभी उलझा हुआ है, इसको अगर सुलझा देंगे, नॉर्मलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा जानते हैं, दिस विल बी ए सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब सर्कल को आप मोड़ दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, चौड़ा कर दीजिए, फैला दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए, व्हाटएवर, पर है ये सर्कुलर क्योंकि इसका एंड्स एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, ये देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा, तो इसके अंदर जगह ही नहीं है, कैसे ये अनफोल्डेड वे में ऐसा एक्सपेंडेड वे में रहेगा, लॉजिकल। तो इसे जगह मिला है छोटा, तो अपने आप को क्या करेगा, उमेट के एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज व्हाई इट हैज टेकन दिस काइंड ऑफ शेप। नाउ यू कैन इमेजिन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट इट वुड बी, ये क्या होगा एग्जैक्टली, इट इज क्रोमोसोम। और यहां से आप ध्यान रखें कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम क्या होता है, सर्कुलर, बिकॉज एंड्स आर एसोसिएटेड। सो दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। और जिस एरिया में ये पाया जा रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, हमने क्या किया, देखिए जो मेसोसोम है, ये भी मेसोसोम है ना, इस मेसोसोम के साथ इसे अटैच करके रखा है, इट इज नॉट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड क्या होगा, साइटोप्लाज्म, विच इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। इसका भी लिविंग पार्ट ऑफ सेल क्या होगा, साइटोप्लाज्म। नाउ इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट it is hooked up so that it should not be moving from one end to another, otherwise it will be broken down। देखिए इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसे ऐसे ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे टूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा। और ये एक्सट्रीमली फाइन है, बहुत ही पतला होता है। सो दिस इज द रीजन। अब ये एरिया कहलाता है न्यूक्लियोइड, जिसके बारे में आपको पहले बताए हैं कि क्रोमोसोम जहां रहता है प्रोकैरियोटिक सेल का यानी बैक्टीरिया का, वो एरिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। सो दिस इज न्यूक्लियोइड एंड यू कैन सी दैट द क्रोमोसोम इज लाइंग अनप्रोटेक्टेड और अनकवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। देयर इज नो मेम्ब्रेनस बाउंड्री अराउंड दिस chromosome. So this is the reason why it is called as nucleoid, not advanced kind of nucleus but a primitive kind of। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसके सरफेस पे हम लोग को छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्री, इन्हें कहते हैं फिम्ब्री, ठीक है। और किसी एक एंड से लंबा सा ऐसा
फाइबर लाइक स्ट्रक्चर लटकता हुआ नजर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। और इसके साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ग्रैनुलर यानी दानेदार, एंड दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने ही इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। नाउ ड्रॉ इट, और इस फिगर का नेमिंग करेंगे। ये फिगर है ए डायग्रामेटिक ME डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, a diagrammatic representation of a bacterial cell। यह है diagrammatic representation of a bacterial cell। इसको तो रिमूव कर दें, इसका जरूरत नहीं है। ये बस समझाने के लिए था कि हम लोगों ने इस क्रोमोसोम को इस तरीके से क्यों बनाया। अब जैसा कि हम लोग देखे हैं कि कभी भी किसी स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो आउटर टू इनर या इनर टू आउटर, जिससे क्या होता है, एक जो बॉर्डर हम लोग मेंटेन करते हैं उससे क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर छूटता नहीं है ना। रैंडमली कुछ आउटर कुछ इनर स्ट्रक्चर्स अगर हम स्टडी करने लगे तो बहुत सारा मिस हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसमें प्लान करते हैं आउटर से इनर की ओर जाएंगे। जैसे किसी के यहाँ अगर घूमने जाते हैं या किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, सबसे पहले बाहर से कैसा दिखता है वैसे देखते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद अंदर जाके देखते हैं अच्छा दीवार कैसा है, और कोई अंदर में स्ट्रक्चर्स बना है कि नहीं, कुछ फोटोग्राफ है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग उसको जानने लगते हैं तो और अंदर और अंदर और अंदर की ओर जाते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया को भी सबसे पहले हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो पहले बाहर से अंदर की ओर चले, ये ज्यादा लॉजिकल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो इसमें नजर आता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बैक्टीरिया। और देखिए, इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के पीछे एक रीजन और भी है कि हम समझ सके कि सेल एक्चुअली में जब पहली बार बना होगा, ये तो पहला सेल है ना दुनिया का, बैक्टीरियल सेल दुनिया में सबसे पहले लिविंग सेल बने। अब वो कैसे बने वो इवोल्यूशन पे पढ़ेंगे, पहले बता चुके हैं, बट दे हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस अर्थ, राइट। सो हाउ दे वर एबल टू मैनेज लाइफ इन दिस सिंपल स्ट्रक्चर, इतने सिंपल स्ट्रक्चर में इसने लाइफ को कैसे मैनेज किया, हैंडल किया। सो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आगे जो भी एडवांस्ड या डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स या सेल्स आए होंगे उनमें बेसिक पैटर्न तो यही रहा होगा ना, बेसिक पैटर्न नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होंगे या स्पेशलाइजेशन होंगे दैट इज अनदर थिंग, बट बेसिक पैटर्न मस्ट बी हियर। इसी तरह का बेसिक पैटर्न वो लेकर चलेंगे। तो इसीलिए हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म से अगर उसका स्टडी करें तो उसका पैटर्न समझने में हम लोग को बनेगा। जैसे देखते हैं मैथ्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूला पे है इसको सेट कर लो, फॉर्मूला है सारा वैल्यू दिया हुआ है, एक अननोन है कैलकुलेट कर लो, ऐसे होता है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के रूट्स लगाते हैं, उसके बाद फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से फिर फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, राइट। इसमें वही चीज है। तो हम लोग स्टडी के लिए है ना सिंपल फॉर्म्स को पहले स्टडी करना चाहते हैं। एनीवे बहुत बात हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। पहले है कैप्सूल, सबसे पहले बाहर क्या नजर आएगा, कैप्सूल, ठीक है। दिस इज outermost boundary of the bacteria. It is called capsule when it is thick. If it is
not so thick, then we call them, या call this glycocalyx. It is composed of म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. याद रखिएगा, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ब्रैकेट में MPS के नाम से जाना जाता है. म्यूकोपॉलीसैकेराइड. म्यूको का M, पॉली का P, सैकेराइड का S. तो जानते हैं सैकेराइड किसे कहते हैं? अभी से ब्रेक करके बताते हैं. सैकेराइड किसे कहते हैं जानते हैं? शुगर को. और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट. इसका मतलब निकला ये हो ना हो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना. सो इट इज ए काइंड ऑफ derived carbohydrate. derived कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होगा? सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ ग्रुप्स आकर ऐड हुए हैं. इसका जो नॉर्मल शुगर चेन होता है उसमें, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया और इसका नाम पड़ा म्यूकोपॉलीसैकेराइड. कहीं पे भी म्यूको शब्द रहेगा ना, उसका मतलब आप समझ लीजिएगा इट शुड बी लाइक स्लिपरी. स्लिपरी मटेरियल टाइप का होगा, राइट. तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है और इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं जब ये पतला रहता है. जब मोटा हो जाता है ये आउटर बाउंड्री, तब इन्हें कैप्सूल का नाम दिया जाता है. नाउ व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस? रीजन क्या है? ये कैप्सूल का काम जब आप देखेंगे तब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे. फंक्शन ऑफ कैप्सूल ये है टू प्रोटेक्ट द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. इसका काम है बैक्टीरिया के सेल वॉल का प्रोटेक्शन. और आप जानते हैं हम लोग सेल को, बैक्टीरियल सेल अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे उसे किल करते हैं? उसके सेल वॉल को ब्रेक करके. और इसके लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जहां से सिक्रेशन होता है, लाइक द टीयर्स, लाइक द सलाइवा, ये सब सिक्रेशन है ना. तो इन सिक्रेशंस में एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं लाइसोजाइम, राइट. ये लाइसोजाइम क्या करता है? इसके सेल वॉल को जस्ट लाइक ए सीजर काट देता है. जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये भी मर जाएगा, क्योंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगा और इसके साइटोप्लाज्म के प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो फट जाएगा एंड इट विल डाई. ठीक है, ये हम लोग का सिंपल मेथड होता है. दूसरा मेथड होता है कि हम इसके ऊपर एंटीबॉडीज का अटैक माउंट करते हैं और एंटीबॉडीज जो है इसको प्रेसिपिटेट कराता है, भारी बना देता है. तब हमारे वो एमीबॉइड सेल्स जो होते हैं, एमीबा जैसे सेल जो WBC हैं, वो इन्हें निगल जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोग कैसे उन WBCs को बताते हैं कि हाँ देखो बैक्टीरिया आया, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं. ठीक है, ये सिंपल मतलब प्रिंसिपल है एंटीबॉडीज के फंक्शन करने का. अब देखिए बहुत सारी बातें हम लोग समय के साथ सीखेंगे, पर सुन लीजिए, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा. ये जो एंटीबॉडीज हैं, दीज आर प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट प्रोटीन्स. और सेल वॉल में इसके प्रोटीनस पार्ट बहुत है, पर आप कैप्सूल में प्रोटीन पा रहे हैं क्या? नो. सो वी कैन नॉट डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट देयर कैप्सूल.
बट अगेंस्ट देयर सेल वॉल। ठीक है, अब क्या है, अगर इसका कैप्सूल काफी थिक होगा, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री काफी थिक होगा, तो हमारे इम्यून सेल्स को इसके सेल वॉल को एक्सेस नहीं करने देगा। जब हम उसके सेल वॉल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हम उस पर अटैक कैसे करेंगे? लॉजिकल। इसके वजह से क्या होगा, वो हमारे अटैक से बचा हुआ रहेगा, ये हमारे सिस्टम में रहेगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे आजकल नहीं होता है कंप्यूटर का वायरस, सिस्टम में कोई वायरस डाल दिया पर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और वो धड़ाधड़ हमारा डेटा चुरा रहा है, होता है ना ऐसा, या हमारे कंप्यूटर को क्रैक कर दे रहा है, उसको करप्ट कर दे रहा है, तो काम नहीं कर पा रहे, हैंग हो जा रहा है, दिस एंड दैट। ये उसी तरह का है, जब हम उसे अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सिस्टम में है पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। तो ये मन मर्जी की तरह अपना मन मर्जी करेगा और हमें इन्फेक्शन देगा, डिजीज फैलाएगा, है ना। तो ये कैप्सूल इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ताकि हम पता कर सके भाई जिस बैक्टीरिया के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या इसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश करेंगे या कोई मेडिसिन डिवाइस करने की कोशिश करेंगे, तो ये साहब जो है थिक कैप्सूल वाले हैं, यानी थिक आउटर बाउंड्री वाले हैं या थिन आउटर बाउंड्री वाले हैं, ये हम लोग को पता करना होता है। ठीक है, और वहां से हम लोग समझ पाएंगे ये ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक, और अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करते हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट। इसीलिए उसका कैप्सूल थिकनेस जानना जरूरी होता है। यहां तक लिखिए, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब देखिए, इसको मिटाएं, इसका भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि इसका फंक्शन क्या है, ये सेल वॉल का प्रोटेक्शन करेगा। ठीक, तो डिटेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ कैप्सूल डन बाय ए स्टेनिंग मेथड, और इसे कहते हैं ग्राम्स स्टेनिंग। एक साइंटिस्ट थे ग्राम, उन्होंने ये डिवाइस किया था। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ये जो स्टेन है, स्टेन मतलब कलरिंग एजेंट, राइट। तो ये जो कलरिंग एजेंट है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं घुलता। इसके लिए इसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट इज एसीटोन। ठीक है, तो जैसे कोई चीज है पानी में घुल रहा है, कोई दूसरे कंपाउंड में घुल रहा है, दूसरे सॉल्वेंट में, तो ये एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है, अब एसीटोन से घोलने के बाद इसका एक सोल्यूशन बना, एक लिक्विड बना, जहां पे बैक्टीरिया है, हम मान रहे हैं कि हाँ यहाँ बैक्टीरिया, हम लोग उसके ऊपर इस सॉल्यूशन को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ऐसे करके डाल दिए। ठीक है, डालने के बाद रिएक्शन होने के लिए छोड़ते हैं, इसमें जो कंपाउंड है वो जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद इसका जो कलर है स्टेन का वायलेट, ये वायलेट कलर उस पर प्लेस कर देगा। ठीक है, यानी जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बैक्टीरिया वायलेट कलर का नजर आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे ठीक है। तो वायलेट कलर जो है एक्चुअली वो किसके ऊपर आया है, सेल वॉल के ऊपर, नॉट द कैप्सूल। ये किससे रिएक्शन करेगा, सेल वॉल के साथ। ठीक है, याद रहेगा। अब है क्या, जब हम लोग इसके ऊपर स्टेन गिराते हैं, है ना, स्टेन फ्लो कराते हैं, तो हम तो एक एक बैक्टीरिया के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, ढेर सारा स्टेन गिरा दिया, जिसको रिएक्शन करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा। अब वो पूरा बैकग्राउंड भी डार्क हो गया, वो हम देखेंगे कैसे।
लॉजिकल, तो उसको साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए फिर क्या करते हैं, उसी सॉल्वेंट से धोते हैं जिस सॉल्वेंट में घुला था, ताकि जो एक्सेस है वो धुल के निकल जाए। क्लियर? तो हम लोग एसीटोन से इसको वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होगा, जो ग्लास प्लेट पे जिसपे हम लोगों ने बैक्टीरिया को रख के उसके ऊपर स्टेन किया, वो स्टेन क्लियर हो जाएगा, ग्लास स्लाइड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब बैकग्राउंड हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और हम लोग देख पाएंगे माइक्रोस्कोप से। और जहां जहां बैक्टीरिया होगा, हम ये मान रहे हैं जहां जहां बैक्टीरिया होगा उसका कैप्सूल है, कैप्सूल को पेनिट्रेट करके उसके सेल वॉल से रिएक्शन किया होगा, राइट। तो हम लोग पाएंगे क्या कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जिसके तो वायलेट कलर हैं वॉशिंग के बाद भी, और बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जिनका ना वायलेट कलर वॉश आउट हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा, वॉश क्यों हो गया? अभी हम क्या बोले, रिएक्शन करेगा तो कलर स्टे करेगा, अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कलर धुल के निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, धुल के निकल गया, कलर स्टे नहीं किया, रिएक्शन नहीं हुआ। अब रिएक्शन किससे होना था, सेल वॉल से। तो अगर ये थिक होगा तो सेल वॉल तक पहुंचने नहीं देगा, और अगर थिन होगा तो हमारा कंपाउंड सेल वॉल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टेनिंग के बाद, वॉशिंग के बाद जो कलर देगा, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और स्टेनिंग के बाद, वॉशिंग के बाद जो कलर नहीं देगा, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, क्योंकि उसने स्टेन नहीं दिया। इस तरह से ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग पता कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, व्हाट वी गेन फ्रॉम हियर? The gain is the information that the gram negative bacteria is present and its capsule is thick. So if the capsule is resisting the stain to enter, then it will also resist our immune system to interact. है कि नहीं? हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये रोक लेगा अटैक करने से। इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया अगर हमारे सिस्टम में घुस गया, हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं। We have to handle it with extreme care so that we don't get the infection of it. Followed? तो इस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग। तो डन बाय स्टेनिंग मेथड, ये है ग्राम स्टेनिंग। those bacteria which give color even after washing are called, शॉर्ट में ग्राम को जीएम लिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। those bacteria which don't give color after washing are called gram negative bacteria। ठीक है, इससे इन्फरेंस क्या निकलेगा, इन्फरेंस ड्रॉ करना मतलब निष्कर्ष निकालना। ग्राम पॉजिटिव है ना, कैप्सूल इज थिन, इसका मतलब निकलेगा कैप्सूल इज थिक। we can remain
protected against these bacteria, so are mostly non-pathogenic. पैथोजेन मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले, तो पैथोजेनिक मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले होंगे, तो ये नॉन पैथोजेनिक मतलब इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब इसका इन्फरेंस क्या निकालेंगे? वी इफ गेट इट्स इन्फेक्शन, इट कैन कॉज डिजीज इन अस। अगर इसका इन्फेक्शन हमें होता है, ये हमारे सिस्टम में घुस जाता है, तो हमें बीमारी हो सकती है, कैन कॉज डिजीज इन अस। सो मोस्ट ऑफन, ज्यादातर करके, सो मोस्ट ऑफन दीज बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक के लिए एक टर्म है, याद रखिएगा, नॉन पैथोजेनिक के लिए टर्म है नॉन वायरुलेंट, और पैथोजेनिक के लिए टर्म है वायरुलेंट। याद रहेगा, स्टेप बाय स्टेप सभी बातें आपको बता दी गई। नॉन पैथोजेनिक पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट वायरुलेंट, और इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्सूल, दैट वी कैन जज वेदर दिस बैक्टीरिया कुड बी हार्मफुल टू अस और इट वुड बी हार्मलेस टू अस। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए।